राम मंदिर में घुस के भगवान राम का पैसा चुराने वाले इस दुनिया में आ चुके हैं। हद भाई हद। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जब ये सारी चीजें उठा के ट्वीट की, बीजेपी एमएलए ने 20 लाख में पंडित से जमीन खरीद के 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। भगवान राम का 3 किलो का हार 1 किलो की चरण पादुका नकली सोने से बदल दोगे। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ की कर दी, कोई पूछने वाला नहीं। एसबीआई के ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डाल के अपने लड़के लगवा दिए। ये 12,000 की सैलरी पे 25-25 लाख के मकान बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मंदिर के 11 लैंड डॉक्यूमेंट जब एसआईटी को पकड़ाए, इन्होंने छुप के मंदिर का जो काउंटिंग रूम था उसमें हिडन कैमरा लगवा दिए। 15 में से 12 लोग बीजेपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर ट्रस्ट में ऐसे डाले, राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में 40% कमीशन लेते हुए इनके हाथ नहीं कांपे। गरीब के जुड़े हुए हाथों से चढ़ाए हुए पैसों को ये चुरा के ले गए। देखिए, अयोध्या के अंदर राम मंदिर में डेली लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। इनमें से कोई बूढ़ा किसान होता है जो अपनी फसल काटने के बाद उसमें से एक हिस्सा भगवान राम को चढ़ाने आता है। कोई माँ होती है जो घर के खर्चे में से कटौती करके नोट जोड़ जोड़ के लेके आती है। कोई मजदूर होता है जिसकी कोई विश पूरी होती है और वो उस खुशी का टुकड़ा भगवान राम तक पहुंचाना चाहता है। ये जितने लोग राम मंदिर में आते हैं, ये सिर्फ एक विश्वास के साथ घंटों लाइन में लगते हैं कि जो पैसा इन्होंने चढ़ाया है वो सीधा भगवान राम तक पहुंचेगा। लेकिन इन्हीं लाखों करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया गया है। आपने अपनी जिंदगी में हर तरीके का स्कैम और लूट के बारे में सुना होगा, बैंक की लूट, घरों की, तिजोरियों की। लेकिन अब दुनिया में ऐसे लोग पैदा होकर घूम रहे हैं जो राम मंदिर के अंदर घुस के भगवान राम के नाम का चढ़ावा चुराने पे उतारू हो गए हैं। चारों तरफ टीसीएस के सीसीटीवी कैमरास, ऑडिट टीम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ, देश के सबसे सिक्योर कैश रूम में से एक। लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों पे भरोसा करके राम मंदिर के दान की निगरानी का जिम्मा दिया था, उन्हीं के नाम आज एफआईआर में हैं। और ये सारे लोग जिन पे भरोसा किया गया था, एक गैंग की तरह मिलकर ऑपरेट कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये है कि कैमरे के सामने, ऑडिट के नीचे, बैंक के सिस्टम के अंदर मिलके ये सारी चीजें करी कैसे गई? क्रेजी। देखिए, 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का फैसला दिया तो उसके साथ साथ एक ट्रस्ट बनाने का भी ऑर्डर दिया था, ताकि राम मंदिर कैसा बनेगा, पैसा कैसे मैनेज होगा, ये सारी चीजें ये ट्रस्ट करवा सके। और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। इंडिया में जो भी बड़े बड़े मंदिर है, माँ वैष्णो देवी मंदिर, शिरडी साईं बाबा, तिरुपति, इन सारे मंदिरों के भी ऐसे ही ट्रस्ट है जो मंदिर को मैनेज करते हैं। और ये ट्रस्ट पैसा कैसे ले रहा है, उसका क्या किया जा रहा है, मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी रहती है। और अगर आप चाहो तो आप आरटीआई डाल के मंदिर के अंदर क्या चल रहा है ये आप पता कर सकते हो, ये आपका हक है। लेकिन राम मंदिर के केस में क्या होता है कि एज पर कोर्ट ऑर्डर, जब 3 महीने के बाद 5 फरवरी 2020 को जब बीजेपी गवर्नमेंट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया, तो इसमें इन्होंने एक चीज की, इस ट्रस्ट को इन्होंने एक ऑटोनॉमस ट्रस्ट बनाया। मतलब कि ये ट्रस्ट एक प्राइवेट ट्रस्ट की तरह रन करेगा, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर के ट्रस्ट को ऑटोनॉमस बना के गवर्नमेंट के कंट्रोल से तो बाहर कर दिया। तो ऑन पेपर तो ये ट्रस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर दिख रहा था। आप इसमें बाकी मंदिरों की तरह आरटीआई वगैरह नहीं डाल सकते थे। लेकिन ट्रस्ट के अंदर जो लोग रखे गए वो ऐसे रखे गए जिनके कनेक्शन बीजेपी गवर्नमेंट से थे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 15 में से 12 मेंबर खुद बीजेपी गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए। जैसे नृपेंद्र मिश्रा, ये 2014 से 2019 तक पीएम नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ऐसे ही ट्रस्ट में वीएचपी और आरएसएस के लोग भी थे। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को बनाया। ये बचपन से आरएसएस से जुड़े थे, लेकिन फिर जब राम मंदिर आंदोलन हुआ तो इसमें आरएसएस ने इनको वीएचपी में भेजा। तो ये विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कमेटी का मेंबर कामेश्वर चौपाल जी को बनाया गया, ये बीजेपी के एमएलसी भी रह चुके थे। ऐसे ही डॉक्टर अनिल मिश्रा, ये आरएसएस के अवध रीजन के प्रांत कार्यवाह थे। इस ट्रस्ट में इनको सेल्स और परचेज संभालने का काम दिया गया। इनका जो ऑफिस था मंदिर के डोनेशन काउंटिंग सेंटर के जस्ट बगल में ही था। तो कहने का मतलब है कि ऑन पेपर ये ट्रस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर था, एक ऑटोनॉमस ट्रस्ट था, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। लेकिन ट्रस्ट के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट से कनेक्शन रखने वाले लोग थे। तो ऑटोनॉमस ट्रस्ट होने की वजह से मंदिर को बनाने में कितना खर्चा हुआ, कितना चंदा आया, गवर्नमेंट ये सारी जानकारी देने से मना कर सकती है। आप बाकी मंदिरों के ट्रस्ट की तरह राम मंदिर के ट्रस्ट में आरटीआई नहीं डाल सकते। इनफैक्ट आरएसएस के भी कई मेंबर्स
मेंबर्स थे उन्होंने इस ट्रस्ट के ऊपर आरटीआई भी डाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग कोई डिटेल नहीं दी। आरएसएस के फॉर्मर मेंबर कैलाश चंद्र मुंद्रा, इन्होंने आरटीआई डाल के ट्रस्ट को जो टैक्स में छूट दी गई थी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांगी थी, तो सीबीडीटी ने मना कर दिया था कि ये ट्रस्ट एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बनाया, गवर्नमेंट ने अपने लोग अपॉइंट किए, गवर्नमेंट ने खुद टैक्स में छूट दी, लेकिन जो डोनेशन आ रही थी उसके हिसाब के लिए अगर आरटीआई डाली जाए तो उस केस में आपको डिटेल्स नहीं दी जाएंगी। पब्लिक पैसा दे सकती है लेकिन उसका हिसाब नहीं ले सकती। और ये डिटेल मैं बार बार इसलिए अभी बता रहा हूं क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं उसका कोर यही है। तो अब देखिए, ये ट्रस्ट जब बन गया और इसके बाद राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो अयोध्या के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, यहां पे ट्रस्ट का एक जीरो बैलेंस का करंट अकाउंट खोल के पूरे देश से डोनेशन आना चालू हुआ। और ये जो पूरा डोनेशन लेने का जो प्रोसेस था और जो राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इसके 7 महीने बाद नवंबर 2020 को ट्रस्ट के जो टॉप ऑफिशियल्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्राइवेट ऑडिट फर्म को बुलाया और पूरे प्रोसेस को ऑडिट करवाया। अब इस ऑडिट फर्म ने आके जब ऑडिट किया तो एज पर इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट, इस ऑडिट फर्म ने कहा कि जिस तरीके से ये पूरे ट्रस्ट का मैनेजमेंट चल रहा है ये हाईली अनप्रोफेशनल है, इससे बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसमें ना तो कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, ट्रांजैक्शन भी ऐसी की जा रही है जिसमें सेकंड और थर्ड चेक नहीं है। और फर्म ने कहा कि अगर इसको जल्दी से जल्दी नहीं सुधारा गया तो चोरी और इनएप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन होने लगेंगे। ऑडिट फर्म ने ये जो वार्निंग दी थी इसके ऊपर काम होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस वार्निंग के बाद प्रोसेस को सही करने की बजाय ऑडिट फर्म की इस वार्निंग की फाइल को दबा दिया गया। ट्रस्ट की वेबसाइट पर ना कोई एसओपीज, ना कोई इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, कुछ भी मेंटेन नहीं किया गया और इसके बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम ऐसे ही चलता रहा। अब जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो एक दीनानाथ वर्मा नाम से एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था जो इस कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ था। तो एक दिन काम करते करते इसने नोटिस किया कि ये जो एल्यूमिनियम के काम का जो बिल है ये जानबूझ के 1.5 गुना ज्यादा बनाया जा रहा है। अब ये चीज देख के दीनानाथ वर्मा ने जाके कॉन्ट्रैक्टर से बात की तो उसने बोला कि 40% कमीशन हमें ट्रस्ट के अंदर डॉक्टर अनिल मिश्रा जो है उनको देना पड़ता है, इसलिए ये तो करना ही पड़ेगा। अब एज पर दीनानाथ वर्मा इन्होंने जाके ऑब्जेक्शन किया तो सबसे पहले इनकी पेमेंट रोकी गई और फिर इनको इनकी जो इंजीनियरिंग की ड्यूटी थी इससे हटा दिया गया। और ये जो डिटेल मैंने आपको बताई ये दीनानाथ ने खुद बताई है कि उनको जान से मारने तक की धमकी दी गई। एएनआई और न्यूज़ग्राम ने भी इसको रिपोर्ट किया, लेकिन जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था उस समय ये बात ज्यादा नहीं फैली, उस समय दब गई थी ये बात। तो काफी टाइम तक कुछ नहीं होता है और फिर राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन था वो कुछ ही सालों के अंदर पूरा हो जाता है और 23 जनवरी 2024 को राम मंदिर को लोगों के लिए खोल दिया जाता है। और खोलते ही ऑन एन एवरेज शुरू में ही 8 से 13 लाख रुपए का चढ़ावा आने लगता है और फेस्टिवल्स में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, 50 से 60 लाख रुपए तक चढ़ावा पहुंचने लगा। ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए 4 ऑटोमेटिक हाईटेक काउंटिंग मशीन लगाई गई, कंप्यूटराइज रिसिट काउंटर, एक्स्ट्रा डोनेशन बॉक्स रखे गए। लेकिन डे बाय डे चढ़ावा इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि इसको मैनेज करना आसान नहीं हो रहा था और इसको मैनेज करने के लिए ट्रस्ट ने फिर 2 चीजें की। एक तो राम मंदिर से 200 मीटर दूर फैसिलिटी सेंटर के एक बड़े से बेसमेंट के अंदर सिक्योर काउंटिंग रूम बनाया गया, सीसीटीवी वगैरह सारी चीजें लगा दी गई ताकि जो भी चढ़ावा है इसके अंदर काउंटिंग सही से हो सके। दूसरी चीज ट्रस्ट ने यह की कि एसबीआई जो बैंक था इसके साथ एक एमओयू साइन किया ताकि ये जो सारा काम चल रहा है ये प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जा सके। इस एमओयू को साइन करने के बाद फिक्स हुआ कि पैसा इकट्ठा करने से लेकर गिनने और बैंक पहुंचाने तक का जो पूरा प्रोसेस है ये एसबीआई और एसबीआई के ऑफिसर मिलकर देखेंगे। अब एसबीआई के साथ जब ये एमओयू साइन हुआ तो यहां से काम के लिए एसबीआई को प्रॉपरली इंटरव्यू वगैरह लेके उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हायर करना था, लेकिन ये करने की बजाय हायरिंग जुगाड़ और कौन ट्रस्टी का खास है उसके बेसिस पे होने लगी। सबसे पहले ट्रस्ट में जो चंपत राय थे उनके क्लोज रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप सिंह, इनको मंदिर से बैंक तक डोनेशन और चढ़ावा ले जाने वाली टीम में ऐड कर दिया गया। और हिंदुस्तान की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक बैंक ऑफिसर ने उनको बताया कि जब ये हायरिंग हो रही थी तो एसबीआई के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि उनके जो लॉयल हैं सिर्फ उनको ही रखा जाए। तो जो हायरिंग भी हुई वो प्रॉपरली प्रोफेशनल्स हायर करने की बजाय एसबीआई के ऊपर प्रेशर डाल के जान पहचान वालों को रखा गया। अब इसके बाद एसबीआई को प्राइवेट सिक्योरिटी और कैश हैंडलिंग के लिए भी हायरिंग करनी थी, तो इस काम के लिए एसबीआई ने बनारस की सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज को यह काम आउटसोर्स कर दिया और यहां भी क्वालिफाइड और प्रोफेशनल्स को रखने की बजाय बिना कोई इंटरव्यू प्रोसेस फॉलो करे ट्रस्ट के अंदर जो लोग थे उनकी सिफारिश पे अयोध्या के लोकल लोगों को रखना शुरू कर दिया गया। और ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं वो भी बताता हूं आपको। मनीष यादव ये चंपत राय के ड्राइवर का भतीजा था, इसको सैनिक सिक्योरिटी सर्विस पे प्रेशर बना के कैश काउंटिंग के काम के लिए रखा गया। ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा ये लवकुश मिश्रा का जीजा था,
ये दोनों के दोनों ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। इन दोनों को नोटों की गिनती और जो चढ़ावा था उसका वाउचर तैयार करने के लिए रखा गया। चंपत राय के पर्सनल ड्राइवर रमाशंकर उर्फ टीनू यादव, ये मंदिर के अंदर की एडमिनिस्ट्रेटर, सारे इंपॉर्टेंट काम, वीआईपी विजिट, स्ट्रांग रूम की चाबी और कैश काउंटिंग, सब जगह इनका इन्वॉल्वमेंट रखा गया। और ये जितनों के मैं नाम ले रहा हूं, इन सब की ये 20 से 22 हजार तक की सैलरी थी, कुछ की 12-12 हजार भी सैलरी थी। लेकिन अभी आगे देखिएगा आप, ये सारे के सारे अभी करोड़पति बनेंगे। थोड़ा सा वेट करिए। अब हायरिंग वगैरह सारी जब पूरी हो गई तो इसके बाद मंदिर के अंदर प्रोसेस वगैरह सेट किए गए। रूल के हिसाब से मंदिर के अंदर जगह जगह दान पेटियां लगा दी गई। ये दान पेटियां जब भर जाती थी तो इनको ट्रस्ट और बैंक के 4 लोगों के सामने खोला जाता था और फिर इन पैसों को लोहे के बक्से में डाल के ताला लगा के मंदिर से 200 मीटर दूर जो फैसिलिटी सेंटर के बेसमेंट में इन्होंने एक जो रूम लिया था उसमें ले जाया जाता था। और इस रूम के अंदर सीसीटीवी की निगरानी में बक्सों को रख दिया जाता था, जिसको अर्जुन देव नाम का एक रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर संभालता था। और फिर इसके बाद इसी रूम के अंदर सीसीटीवी के अंदर 2 शिफ्ट में काउंटिंग करी जाती थी। एक शिफ्ट मॉर्निंग में 8 से दिन में 2 बजे तक रहती थी, दूसरी शिफ्ट 2 बजे से रात के 8 बजे तक होती थी। टोटल 50 लोग इस काउंटिंग रूम में प्रेजेंट होते थे। काउंटिंग के टाइम पे इन 50 लोगों में से 24 लोग सिर्फ पैसा गिनने वाले होते थे। ये कहने के लिए तो सैनिक सिक्योरिटी सर्विस के लोग थे, लेकिन इनको ट्रस्टी के जो क्लोज थे उनकी सिफारिश से रखा गया था। और इन 24 लोगों के ऊपर 12 ट्रस्ट के बंदे निगरानी रखते थे और इन दोनों के ऊपर 14 लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑडिट टीम के होते थे। तो टोटल 50 लोग इस तरीके से काउंटिंग करते थे और इन सब के ऊपर सीसीटीवी लगे होते थे, जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टीसीएस संभालती थी। और जब ये काउंटिंग होती थी तो कहीं भी जाना अलाउड नहीं होता था, सिर्फ बगल में जो टॉयलेट था वहां जाना अलाउड था और सिर्फ खाना खाने के लिए अलाउड था। और ये जो 50 लोग थे, ये जो काउंटिंग में इन्वॉल्व थे, इनमें सारे जुगाड़ से ही रखे गए थे। लव कुश मिश्रा, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, टीनू यादव, ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे को जानते थे। कोई किसी का भतीजा था, कोई किसी का जीजा था, कोई किसी को 5 साल पहले मिला था। तो कहने का मतलब यह है कि क्योंकि जुगाड़ से इनकी सबकी नौकरी लगी थी, तो कोई भी थर्ड पार्टी के थ्रू इनका वेरिफिकेशन वगैरह भी नहीं हुआ। अब जब ये काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसके कुछ दिन बाद ये लोग चोरी करना स्टार्ट करते हैं। इन लोगों को ऑलरेडी पता था कि मेन कैमरे किस जगह पे लगे हैं, ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे, लोकल थे। तो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से इन्होंने क्या किया, कुछ कैमरे जो लगे हुए थे उनका व्यू ब्लॉक किया। और जब ये व्यू ब्लॉक करते थे तो बाकी क्या करते थे कि 500 की गड्डी जेब में डाल लेते थे। और उसके बाद एज पर एनडीटीवी इन गड्डियों को वॉशरूम जाने के बहाने वहीं टॉयलेट में छुपा दिया जाता था। और जब पूरा दिन खत्म होता था तो गड्डियां निकाल के मंदिर से बाहर चले जाते थे और फिर आपस में बांट लेते थे। काफी टाइम तक ये जो कर रहे थे किसी को हवा नहीं लगी। लेकिन फिर ईयर 2025 के स्टार्टिंग में ट्रस्ट के कुछ ऑफिशियल्स थे, उनको शक हुआ, क्योंकि सारे नोट के कंपैरेटिवली 500 के नोट की जो गड्डियां थी वो बहुत ज्यादा कम हो रही थी बाकी नोटों के कंपैरेटिवली। तो ट्रस्ट के ऑफिशियल्स जो थे उनको शक हुआ कि शायद कहीं चोरी ना हो रही हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एसबीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, उनके साथ मिलकर एसओपीज बनाई, जिसमें इन्होंने कुछ रूल सेट किए। और रूल ये थे कि इनको बिना जेब वाले कपड़े पहनाए जाएंगे। दूसरा ये था कि सैनिक सिक्योरिटी सर्विस के कुछ और एक्स्ट्रा गार्ड जो होंगे उनको भी काउंटिंग रूम में लगा दिया जाएगा। रैंडम चेक्स किए जाएंगे, उनकी भी डेट वगैरह मेंशन कर दी गई। और यह कहा गया कि 180 दिन तक की जो सीसीटीवी फुटेज होगी उसको सिक्योर करके रखना ये मैंडेटरी होगा। अब ये एसओपीज वगैरह बंद तो गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी रूल ही फॉलो नहीं हुआ। जो बिना पॉकेट के कपड़े पहनने थे वो फॉलो नहीं हुए। 180 दिन की जो फुटेज सिक्योर करके रखनी थी उसकी बजाय 45 डेज की फुटेज स्टोर करके रखी जाने लगी, बाकी सब डिलीट कर दी जाती थी। घर जाते टाइम जो तलाशी वगैरह करनी थी वो भी नहीं हुई। अब रूल्स तो फॉलो नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से ये लोग धीरे धीरे करके एक गड्डियां उठा रहे थे, इसको करना भी डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि एक्स्ट्रा गार्ड्स वगैरह भी आ गए थे काउंटिंग रूम में। तो ये सारे लोगों ने मिलके एक नया तरीका इजाद किया पैसे चोरी करने का। देखिए, राम मंदिर के अंदर जब दान पेटी खोली जाती है तो उसमें मिक्स नोटों का ढेर निकलता है। इसमें 10 के, 50 के, 500 के सारे नोट मिक्स रहते हैं। तो पहले इनको छांट के अलग अलग गड्डियां बनाई जाती हैं और फिर हर गड्डी में ठीक 100 नोट रखे जाते हैं और फिर उसके बाद गड्डियां गिनी जाती है ताकि नोट गिनने में आसानी हो। मान लो अगर एक 500 रुपए की गड्डी है तो उसमें 500 के 100 नोट होंगे, मतलब कि 50,000 रुपए होंगे। तो इस चीज के अंदर इन लोगों ने क्या तरकीब निकाली, जो 100 नोटों की अलग अलग गड्डियां होती थी उन गड्डियों में इन्होंने 100 की जगह 100 से ज्यादा नोट डाल दिए, 120 नोट डाल दिए। अब इससे हुआ ये कि मान लो अगर 500 रुपए की गड्डी है उसमें 100 नोट होने चाहिए थे, तो उसकी जगह इन्होंने 120 नोट डाल दिए, तो उसमें 50,000 की जगह 60,000 रुपए हो गए। लेकिन ऊपर से जब वाउचर बन रहा है तो उसके ऊपर 50,000 ही लिखा जा रहा है, जबकि उसके अंदर 60,000 है। काउंटिंग में उनको 100 नोटों की गड्डियां समझ के काउंट किया जा रहा है। उसमें किसी को यह नहीं पता कि उसके अंदर 120 नोट डाल रखे हैं। और इन गड्डियों का जो वाउचर बनाया जाता
जाता था, इसका काम अनुकल्प मिश्रा के पास था। और जब ये सारी चीजें बन जाती थी, गड्डियां बन जाती थी, गड्डियों के अंदर ज्यादा नोट पड़ जाते थे, वाउचर बन जाते थे, तो मंदिर से इन नोटों की गड्डियों को बैंक ले जाने का जो काम था वो रत्नेश, गगनदीप और टिन्नू लेके जाते थे। और ये लोग क्या करते थे कि डिपॉजिट करने से पहले ही गड्डियों में जो एक्स्ट्रा नोट होते थे उनको निकाल लेते थे। तो इसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चल पाता था। मंदिर के अंदर 120 नोटों को 100 नोट का वाउचर लगा दिया जाता था और बैंक में 100 नोट जाके जमा कर दिए थे, और बीच में जो 20 नोट थे उनको बीच में निकाल लिया जाता था। और बैंक में डिपॉजिट करने के बाद जब ये वापस आते थे तो एक जगह डिसाइड करके भगवान राम के चढ़ावे के पैसे को आपस में बांट लेते थे। और काफी महीनों तक हर दिन ये काम ये लोग करते रहे। लेकिन मार्च 2026 आते आते एसबीआई को डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस में सस्पिशियस एक्टिविटी दिखने लगती है कि कुछ तो इस सिस्टम में गड़बड़ चल रही है। तो सेम डे एसबीआई ने जो ट्रस्ट था उसको रिटर्न में एक सजेशन दिया कि ये जो स्टाफ काउंटिंग कर रहे हैं हमें इनको रिप्लेस करके किसी और स्टाफ को रख लेना चाहिए, ताकि ये जो चोरी और घपले का डर है ये खत्म हो जाए। लेकिन अनिल मिश्रा और चंपत राय इस चीज को करने के लिए साफ मना कर देते हैं, और इनके जो लोग थे जो काउंटिंग कर रहे थे वो एज इट इज काम करते रहते हैं। तो एसबीआई जो था वो स्टाफ तो नहीं चेंज कर पाया, लेकिन कुछ ऑफिशियल्स थे मई 2026 के एंड में इन्होंने क्या किया, काउंटिंग रूम में जो मेन कैमरास लगे हुए थे उनकी लोकेशन तो हर किसी को पता थी, उसके साथ इन्होंने हिडन कैमरा छुपा के लगा दिए ताकि इस काउंटिंग रूम के अंदर चल क्या रहा है उसके बारे में पता चल सके। अब हिडन कैमरा ये लोग काउंटिंग रूम में लगा के चले जाते हैं और फिर 4 जून 2026 को ये जो इन्होंने हिडन कैमरा लगाए थे इसकी एक वीक की फुटेज खोल के देखना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही ये लोग फुटेज खोल के देखते हैं लोग भौचक्के रह जाते हैं। इसमें ये लोग देखते हैं कि काउंटिंग रूम के अंदर ये लोग जानबूझ के सीसीटीवी कैमरा के सामने खड़े हो जा रहे थे और दूसरे लोग गड्डियां उठा के अपने कपड़ों में छुपा रहे थे, और जिसमें अविनाश शुक्ला जो था वो सबसे आगे दिख रहा था। अब ये पूरा सबूत जो था वो सामने आ चुका था, और ये बात जैसे ही आउट हुई तो इसके अगले ही दिन 5 जून 2026 को ट्रस्टी जो थे उनको भी पता चल जाता है और अविनाश के घर पे पुलिस और ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है। और इसके घर पे ये जो 20 से 22 हजार की जॉब करने वाला अविनाश था, इसके घर से 1 से लेके $100 के नोट मिलते हैं क्योंकि बाहर से भी चंदा आता था। साथ में 20,39,220 रुपीस का कैश मिलता है। करीब 58 लाख की चीजें मिलती हैं। अब यहाँ पे इसके खिलाफ प्रूफ भी मिल गए, इसको अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन बात दबाने के लिए कोई भी फॉर्मल एफआईआर नहीं करवाई गई। अब ये जितने भी लोग मिलकर चोरी कर रहे थे काउंटिंग रूम के अंदर, इनकी सैलरी बहुत कम थी लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। ये लोग अपना घर बनवा रहे थे। जैसे लव कुछ जिसकी सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए थी, इसने 25 लाख रुपए लगा के 2 मंजिला घर बनवाना शुरू कर दिया था। ये उसकी फोटो है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो इनके साथ के लोग थे जो चोरी नहीं कर पा रहे थे ये इनसे चिड़े हुए थे। तो हिडन कैमरा वाली बात जिस दिन खुली इसके 2 दिन बाद मंदिर के स्टाफ में से ही एक आदमी था, ये समाजवादी पार्टी के लीडर पवन पांडे के पास जाके ये सारी चीजें बता देता है। और फिर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ट्वीट करके ये पूरा मुद्दा दुनिया के सामने उठा देते हैं और सेम डे के अंदर ये मुद्दा नेशनल न्यूज बन जाता है। Allegations of corruption have shaken one of the country's most sacred sites, the Ram Mandir. The question is simple: does public trust betrayed in the name of faith? And if so, who is responsible? जब शुरू में न्यूज आई तो जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा कि ऑडिट होती रहती है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। लेकिन सेम वीक के अंदर इसी ट्रस्ट का एक फॉर्मर अकाउंट्स इंचार्ज था महिपाल सिंह, ये सामने आता और ये बताता है कि 2020 से 2021 में जब वो ट्रस्ट में काम कर रहा था तब से चोरी हो रही है यहाँ पे। और इसके साथ साथ बोला कि ये जो श्रद्धालु आते हैं मंदिर में वो भीड़ होने की वजह से ये जो सोना और चांदी होता है ये ट्रस्ट ऑफिस में जमा करने की बजाय वहीं डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं। और फिर यहाँ से ये जो टीनू यादव था ये डोनेटेड ज्वेलरी की फोटो खींचकर चंपत राय को भेजता था। और इसके साथ इसने बोला कि इसने खुद चांदी के गहनों से भरे हुए 10 अलग अलग चेस्ट बॉक्स बिना किसी हिसाब के बिना किसी रिसिप्ट के लेके जाते हुए उस टाइम पे देखा। और इस चीज की जब इसने शिकायत करी तो महिपाल को निकाल दिया गया। और महिपाल के सामने आने के बाद बीजेपी के फॉर्मर एमपी ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इन्होंने भी बोल दिया डोनेशन चोरी और मिसयूज की सारी डिटेल उनके पास है, लेकिन वो किसी को देंगे नहीं क्योंकि बहुत ही पावरफुल लोग शामिल हैं इसमें। अब देखिए यहां से पूरे देश में ये बात आग की तरह फैल गई, हर तरफ से प्रेशर बनने लगा। और फिर 13 जून 2026 को यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के इस पूरे इशू की इंक्वायरी स्टार्ट करा दी और एसआईटी की टीम ने सेम डे से काम करना स्टार्ट कर दिया। अयोध्या जाकर इन्होंने 40 से ज्यादा लोगों से बैक टू बैक पूछताछ स्टार्ट कर दी। इसके बाद ये जो एसआईटी की टीम थी ये काउंटिंग रूम के पास पहुंची। जैसे ये लोग काउंटिंग रूम के बगल में जो वॉशरूम था
उसके अंदर घुसे तो वॉशरूम में 2.5 लाख रुपए वॉशरूम के अंदर कैश पड़े हुए मिले। और यही वो मोमेंट था जहां से सबके कान खड़े हो गए कि चोरी तो चल रही है यहाँ पे। इसके बाद एसआईटी की टीम कैमरे से फुटेज निकलवाने पहुंचती है, तो वहां जाके पता चलता है कि 7 से 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है, जबकि रूल में ये चीज मेंशन करी गई थी कम से कम 180 दिन की फुटेज सिक्योर रहनी चाहिए। अब एसआईटी की टीम सीसीटीवी कैमरे को हैंडल जो करता था रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव, इसके पास पहुंचती है। मंदिर का जो पूरा कंपाउंड था उसमें जो 1600 कैमरास लगे थे, इनका कंट्रोल इस एक आदमी के अंडर में था। एज पर एबीपी न्यूज, ये अर्जुन देव अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से हटकर मंदिर के कई कामों में इन्वॉल्व था और जो ट्रस्टी थे उनका बहुत ही भरोसेमंद था। 2009 से यानी कि 17 साल से मल्टीपल टाइम इसके ट्रांसफर के ऑर्डर आए, लेकिन हर बार इसको रोक दिया गया। 17 साल में एक बार भी ट्रांसफर ना होना बहुत हैरानी की बात है। और इससे भी हैरानी की बात यह है जो 17 साल से इसका ट्रांसफर नहीं हुआ, जैसे एसआईटी की टीम आई इसे ट्रांसफर करके गोरखपुर भेज दिया गया। व्हाट्सएप चैट्स डिलीटेड मिली, मोबाइल फोन्स फॉर्मेट मिले, जितने डिजिटल एविडेंस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब इसके बाद एसआईटी की टीम 13 जून को टीनू यादव के घर पहुंचती है। छापे में इसके घर से ज्वेलरी, कैश, 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के पेपर, एयरपोर्ट के पास 70 रूम का एक हॉस्टल, कई सारे रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी के पेपर, फॉर्च्यूनर जैसी कार मिली। जबकि टीनू यादव मंदिर आने से पहले ऑटो चलाता था, फादर चाय बेचते थे। सेम डे 13 जून 2026 को इसका जो भतीजा था मनीष यादव, इसके पास एसआईटी टीम पहुंचती है तो इसके पास से 36 लाख रुपए कैश मिला। अगले दिन 14 जून को लवकुश मिश्रा जो पहले एक कार मैकेनिक था, उसके घर छापे में गोबर के ढेर में से 10 लाख रुपए कैश मिले। बाकी इसके साथ साथ में अपना घर बनवा रहा था। अनुकल्प मिश्रा फार्म हाउस खरीद चुके थे। केडी तिवारी जो था उसको मंदिर के अंदर जो सोना चांदी डोनेट होता है उसको संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये 1.5 करोड़ की जमीन खरीद चुका था। तो 23 जून 2026 तक एसआईटी ने जितनी भी इंक्वायरी करी, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन दिक्कत इसमें यह थी कि ये जो रिपोर्ट थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सबमिट की गई। अब आप कहोगे कि संजय प्रसाद को सबमिट कर दिया तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज हो गई। ये इस वेबसाइट पे जाके आप ट्रस्ट मेंबर वाले सेक्शन देखिए। ट्रस्ट के मेंबर में खुद संजय प्रसाद का नाम मेंशन है। अब आप अगर इसको देखोगे तो जांच हो किसकी रही है, ट्रस्ट के सिस्टम की जांच हो रही है। और जांच होने के बाद रिपोर्ट किसके पास जा रही है, ट्रस्ट के ही मेंबर के पास जा रही है। ये एक सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट होने के 2 दिन बाद 25 जून 2026 को ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन ने एफआईआर रजिस्टर करवाई। टोटल 8 लोग, जिसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव मिश्रा, मनीष यादव, ये सारे नाम आप स्क्रीन पे देख लेना, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और इनको उठा के जेल में डाल दिया गया। और जेल में पहुंचने के बाद जब पुलिस ने अविनाश शुक्ला के ऊपर प्रेशर बना के इंक्वायरी स्टार्ट की तो अविनाश ने कहा कि इस पूरे सिस्टम में डॉक्टर अनिल मिश्रा इनके साथ थे। ये अपने साथ 100 लड़कों को लगा के राम मंदिर के अंदर ये पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। हालांकि ये चीज अभी तक प्रूव नहीं हुई है, ये सिर्फ एलिगेशन है, लेकिन ये खबर आते ही हर तरफ हल्ला हो गया। अपोजिशन कह रही है कि इतने करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन अभी भी छोटे मोटे लोगों को पकड़कर उनके ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया गया है। जो ताकतवर लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। इनफैक्ट संतोष दुबे जो खुद राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे, इन्होंने डायरेक्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा को चोर बताते हुए कहा है कि एसआईटी कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ लीपापोती का काम करेगी। अब देखिए, जब ये सारी चीजें चल रही थी तो 25 जून 2026 को सबसे बड़ा झटका दिया आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने। ये 25 जून 2026 को ही जो एसआईटी की टीम थी, इनके पास इन्होंने राम जन्मभूमि के लिए जो 11 लैंड डील हुई थी उसके डॉक्यूमेंट दिए इन्होंने। ये उसकी फोटो है, एक बार आप पॉज करके देख लेना। भाई तो अभी तक राम मंदिर के अंदर जो चढ़ावा चोरी का जो पूरा मामला चल रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने दूसरा फ्रंट खोल दिया। और इस रिपोर्ट में क्या मेंशन है वो भी बताता हूं आपको। जब राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो इसके कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंस के लिए 2021 में ट्रस्ट ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान इस नाम से श्रद्धालुओं से फंड रेजिंग करी। और सिर्फ 1 महीने से कम टाइम में श्रद्धालुओं ने लगभग 1511 करोड़ की डोनेशन भगवान राम के नाम पे कर दी। अब ये जो पैसा इकट्ठा किया था, इस पैसे से राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी जानी थी। जमीन कहां और कितनी लेनी है, इसके लिए 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी। लेकिन 5 में से सिर्फ 2 लोग, चंपक राय और अनिल मिश्रा, यही सारे डिसीजन ले रहे थे। बाकी जो 3 लोग थे उनसे सिर्फ साइन करवाए गए। अब दिक्कत इसमें यह हुई कि ये जो जमीन खरीदी गई, ये सारी जमीन जिस तरीके से खरीदी गई वो नॉर्मल नहीं थी। जैसे मई 2021 को इन्होंने एक जमीन अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण से खरीदी। लेकिन अजीब बात इसमें यह थी कि दीप नारायण ने यह जमीन सिर्फ 2.5 महीने पहले 20 लाख रुपए में खरीदी थी और 2.5 महीने के बाद ट्रस्ट ने दीप नारायण से इस 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में खरीदा। अब इतने कम टाइम में ये जो एक्स्ट्रा पैसा बनाया गया, ये गया किसकी जेब में? ऐसे ही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी नाम के 2 लोगों ने 2 करोड़ में 1.2 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। ये सिर्फ 10 मिनट बाद, घंटे या महीने की बात नहीं कर रहा हूं,
10 मिनट बाद ये जमीन 18.5 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदी। कुछ डीलें तो चोर और उचक्कों से भी हुई। हरीश पाठक और उनकी पत्नी कुसुम, इन पे चोरी और धोखाधड़ी और फॉर्जरी के केस थे। 2018 से कोर्ट ने इनको भगोड़ा घोषित कर रखा था। पुलिस पीछे पड़ी हुई थी और ट्रस्ट ने इनके पास जाके लैंड की डील करी। 676 स्क्वायर मीटर की जमीन एक बीजेपी एमएलए ने एक दूसरे पंडित जी से 20 लाख रुपए में खरीदी और 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेची। ये इतना ज्यादा जो पैसों का हेरफेर चल रहा था, जो लोकल पंडित थे वो भी चिल्ला चिल्ला के थक गए थे कि जमीन में फ्रॉड करके ये लोग पैसा दबा रहे हैं। लेकिन उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और इसके साथ साथ जब राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो इस टाइम पे विश्व सिंधी सेवा संगम, इनके लोगों ने मिलकर 26 जनवरी 2021 को एक केजी की 200 चांदी की ईंटें, यानी कि 200 केजी के करीब सिल्वर, इतनी चांदी की ईंटें इन्होंने मंदिर बनवाने में लगवाने के लिए चंपत राय को दी थी। जब भी ऐसी डोनेशन होती है तो एक रसीद मिलती है ताकि रिकॉर्ड रखा जा सके कि किसने किसको दी है। लेकिन ईंटें लेने के बाद सिंधी कम्युनिटी से यह बोला गया कि जब ये चांदी की प्योरिटी चेक हो जाएगी उसके बाद रसीद मिलेगी। तो अभी तक ना तो वो रसीद मिली है और उन ईंटों का क्या हुआ वो भी नहीं पता चला। अभी एसआईटी मुंबई में भी लोगों से जाके पूछताछ कर रही है। एक बिजनेसमैन ने कहा कि उसने रामलला के लिए 3 किलो चांदी का हार और 1 किलो की चरण पादुका ये टीनू यादव को दी थी। उसकी रसीद भी इनको अभी तक नहीं मिली। देखिए, लोगों की भगवान राम पे जो आस्था है उसके लिए उन्होंने अपनी कमाई लगा के राम जी के लिए ईयरिंग, झुमके, नोज रिंग सब चढ़ाए, तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसका। उल्टा यह कहा जा रहा है कि ये सारी ज्वेलरी ट्रस्ट के रिकॉर्ड में आने से पहले ही डोनेशन बॉक्स से निकालकर चोरी कर ली गई। किसने करी इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। इनफैक्ट ये डर अब आ गया है कि भगवान राम को जो ज्वेलरी चढ़ाई गई है उसको फेक ज्वेलरी से कहीं रिप्लेस ना कर दिया गया हो। इसकी इन्वेस्टिगेशन तक स्टार्ट हो गई। देखिए, ये जो पूरा मामला चल रहा है इसमें सबसे जो चुभने वाली बात है वो ये है कि वार्निंग एक बार नहीं 2 बार दी गई। पहले 2020 में दी गई, फिर 2025 में दी गई और दोनों बार इस पे ध्यान नहीं दिया गया। किसी ने अपने बच्चे की नौकरी के लिए मन्नत मांग के पैसे चढ़ाए, किसी ने माँ बाप की हेल्थ के लिए पैसे चढ़ाए। आप कभी राम मंदिर में जाके देखोगे तो लोग जिस तरह से जुड़े हुए हाथों से भगवान राम के सामने पैसे रखते हैं, ये लोग उस पैसे को चुरा के ले गए हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भगवान राम के गहने चुरा के उनको नकली ज्वेलरी पहनाने वाला आखिर है कौन, ये पता चलना बहुत जरूरी है। एफआईआर आप जाके देखोगे तो सब छोटे नाम, ड्राइवर, भतीजे, रिश्तेदार, इनके जो आका है उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए। ये जो लोग हैं इतने केपेबल नहीं है कि अकेले इतने करोड़ों का हेरफेर कर देंगे। इनके माई बाप कौन है उनका पता चलना बहुत जरूरी है, ताकि इस देश के अंदर दोबारा कोई भूल से भी ऐसा करने की ना सोचे। अगर इसको हमें सही से करना है तो सिस्टम बनाने होंगे। ये सारी दिक्कतें वहीं से स्टार्ट हुई जब ट्रस्ट को ऑटोनोमस बना के आरटीआई से बाहर कर दिया गया, रूल्स फॉलो नहीं किए गए। ये सारा पैसा पब्लिक का है तो हिसाब भी पब्लिक में ही होना चाहिए। हर साल का इंडिपेंडेंट ऑडिट वेबसाइट पर पब्लिश होना चाहिए। डोनेशन का रियल टाइम डैशबोर्ड हो, हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखे और जो लोग पैसा गिनने वाले हैं वो उन लोगों से बिल्कुल अलग हो जो उन्हें कुर्सी पर बैठा रहे हैं।